हेलो दोस्तों, आज हम जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से फॉसिल फ्यूल्स के दाम आकाश को छू रहे हैं और लगभग 100 रुपए के करीब भारत के हर स्टेट्स में पेट्रोल के दाम पहुंचने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो ऐसी बढ़ती हुई महंगाई के अंदर इसका क्या समाधान हो, क्या इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, और क्या ई व्हीकल्स जो हैं वो पोटेंशियली इस कंडीशन में है कि वो जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले इंटरनल कंबशन इंजन है उनको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या हमारा जो हर साल लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट बिल है उसको रिप्लेस किया जा सकेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैम स्कीम है उसके माध्यम से, और जो रेलवे डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद कितना भारत के जो इंपोर्ट बिल है उसको कम किया जा सकेगा। आज इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम एक एक करके जान लेंगे। दोस्तों बने रहिए, मैं आपका दोस्त आज आपको सारे आपके ई व्हीकल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देंगे, और इस वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए एक एक करके जान लेते हैं क्या हमारे आज का टॉपिक है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ई व्हीकल्स क्या होता है। आज लगभग ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा ना सही, लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। आज सभी लोगों ने ई व्हीकल्स को देखा होगा, कुछ लोग उस पर बैठे भी होंगे, कुछ लोगों ने इसकी सवारी भी करी होगी, कुछ लोगों ने इसको राइड किया होगा। तो ई व्हीकल्स क्या होते हैं और वर्तमान में जो इंटरनल कंबशन इंजन चलते हैं तो उसके साथ क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ई व्हीकल की क्या हिस्ट्री है, क्या ये अभी का नया कॉन्सेप्ट है या फिर ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था। तो सब आप लोग जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की स्टार्ट 1830 में हो गई थी, और इवन भारत में बहुत पहले ही इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलना चालू हो गई थी जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में काम में आती थी, चलती थी। तो 1830 में इलेक्ट्रिकल कार की खोज हुई थी, लेकिन उस समय कहती है सिर्फ रिचार्जेबल बैटरीज नहीं थी, उसमें डायरेक्ट जो था रिचार्जेबल बैटरी की जगह पे डायरेक्ट जो फीडर्स होते थे उसके अंदर ट्रेन्स को और व्हीकल्स को जोड़ के जो उसको चलाया जाता था। तो बैटरी न होने के कारण से इस तरह का कॉन्सेप्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। फिर 1859 में रिचार्जेबल बैटरी तो बनी, लेकिन वो उसमें तब भी ढंग से यूज में उसका नहीं होता था। और ये एक आंकड़ा है 1912 तक 50 कंपनियां ऐसी थी और लगभग 34,000 इलेक्ट्रिक कारें उस समय बन चुकी थी। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक से चलने वाली मोटर की शुरुआत हुई, वो ठीक ठाक स्पीड में पकड़ सकी, और ये कॉन्सेप्ट माइंड में आया कि इलेक्ट्रिकल मोटर को यदि डायरेक्टली टायर से जोड़ दिया जाए, पावर ट्रेन का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है, लेकिन मान लो उसको डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो क्या वो वर्क कर पाएगी। तो धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट का विकास हुआ और इलेक्ट्रिक जो कार थी वो आगे बढ़ने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो फॉसिल फ्यूल्स थे उसके प्राइस कम होने लगे, क्योंकि तेजी से कई कंट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स निकलने लगे, गल्फ कंट्रीज में निकलने लगा, रशिया में निकलने लगा, और भी काफी सारी कंट्रीज में जैसे फॉसिल फ्यूल्स बाहर आने लगा। तो धीरे 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 ये ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ता रहेगा, और इलेक्ट्रिकल मोटर की अभी हाल फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई इस तरह की व्यावहारिक प्रॉब्लम्स आ रही थी जो इलेक्ट्रिक मोटर को आगे बढ़ने से रोक रही थी, इलेक्ट्रिकल जो कॉन्सेप्ट था उसको आगे बढ़ने को उस समय रोक रही थी। अब 1970 के दशक में आपको सबको ध्यान है, गल्फ वॉर स्टार्ट हो चुके थे। 1990 के आसपास सेकंड गल्फ वॉर हुआ था, और उससे पहले जो गल्फ वॉर हुआ था उसने जो पश्चिमी राष्ट्र वेस्टर्न कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, उनकी स्थिति काफी नाजुक कर दी। तो इससे तेल का संकट गहरा गया पूरे विश्व के ऊपर, और तेल के जो दाम थे वो एकदम से आकाश छूने लगे। तो जब तेल के दाम आकाश से छूने लगे तो फिर व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना आसपास के अंदर ऐसे कोई सोर्सेज ढूंढे जाए जो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो ये इसका मेन एक कॉन्सेप्ट था कि उच्च कीमत जो फॉसिल फ्यूल्स की उसके कारण से भी लोग बाध्य हुए कि इलेक्ट्रिक जैसी कोई व्हीकल्स होने चाहिए जो फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सके। लेकिन उस समय भी इन कारों की जो लागत होती थी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उस समय जो कारों में जो बैटरियां लगती थी वो लेड एसिड पे बेस्ड होती थी, और उनकी लागत भी काफी ज्यादा आती थी, और वो जो थी फिजिबल भी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा खासा स्थान वहां पे घेरती थी, और स्पीड जो थी उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की काफी कम थी। फिर 1980 का टाइम पीरियड आया, तेल की कीमतें वापस से डाउन आई, तो लोगों ने फिर से वापस से इलेक्ट्रिकल कार को साइड में किया और वापस से फॉसिल फ्यूल वाली कार के ऊपर आ गए। अब इलेक्ट्रिकल कारों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो स्पीड से नहीं चल पा रही थी, और दूसरा जो था इलेक्ट्रिक कारें जो थी काफी महंगी थी। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स वाली कारें थी उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत रहती प्रदूषण की, पॉल्यूशन की। यदि आप पेट्रोल के दामों को उनको एक बार साइड में भी रख दो तो भी जो पॉल्यूशन है उसको साइड में नहीं रखा जा सकता। इसके
कारण से तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, वर्ल्ड एक एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ने लग गया था। तो लोगों ने फिर सीरियसली स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचने में। फिर 1990 के बाद में आपको सबको पता है 1992 में अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो वर्ल्ड ने सीरियसली ग्लोबल वार्मिंग को लेना चालू कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है और इसके कौन सा पोल्यूटेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है, पावर प्लांट से बनती है। और सेकेंडली जो व्हीकल चलते हैं उनका काफी बड़ा योगदान होता है। तो लोगों ने जो 1992 रियो डी जेनेरियो का जो अर्थ समिट हुआ उसके बाद से पोल्यूशन को भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हुए जो फॉसिल फ्यूल्स थे उसके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचने लग गए थे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट है, इसमें बीच में एक मोटर दिखाई गई है। ये एक प्रकार की अपन कह सकते हैं मोटर है जो रोटेट कर रही है। तो ये आने वाला फ्यूचर है, ये कोई डिस्टोपियन फ्यूचर नहीं है जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाई दे रहा है, बल्कि ये एक ऐसा फ्यूचर है जो हमारे धरती को बचा सकता है। हम यदि इलेक्ट्रिकल की तरफ ट्रेंड होंगे तो दैट्स मीन फॉसिल फ्यूल डाउन होंगे, इंटरनल कंबशन इंजन डाउन होंगे, और जिसके कारण से हम एक सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल किया जा सकेगा। अब भारत सरकार की क्या योजना थी, क्या उसके जो आपने फैम स्कीम के बारे में बार बार पढ़ा होगा, फास्ट एडॉप्शंस की स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपनाना था, हाइब्रिड व्हीकल्स को अपनाना था। अब हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होते हैं, हम आगे देखेंगे। और सरकार की जो ई व्हीकल पॉलिसी थी, जिसमें आपने नितिन गडकरी जी का अनाउंसमेंट सुना होगा कि 2030 तक हम सारे के सारे जो व्हीकल्स उसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। हालांकि उसका काफी विरोध भी हुआ और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो तेजी से डाउन आने लग गया, उसमें हलचल दिखने लगे कि एकदम से इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया गवर्नमेंट ने। हालांकि गवर्नमेंट को अपनी बात को पीछे भी नहीं खींचा, तो उसको डाउन करना पड़ा वॉइस को कि नहीं ऐसा नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल्स वाली कारें भी चलती रहेंगी, लेकिन हम तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और जो अल्टरनेट फ्यूल्स है लाइक हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए या फिर अदर बैटरीज जो थी उनके भी सोर्सेज ढूंढने लगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम ओपेक जो कंट्रीज है, जो पेट्रोल ओपेक एक ग्रुप है जो पेट्रोल के ऊपर जो पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल जनरेट करते हैं उन कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में कितना प्राइजेस होने चाहिए पेट्रोल डीजल के इन सबके। तो अभी भारत जो है अच्छा खासा इंपोर्ट करता है ओपेक कंट्रीज से और अदर कंट्रीज से। तो ऐसा नहीं हो कि अपन जो कुछ पर्टिकुलर धातु हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम आती है, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सब के लिए हम हैवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि नया ओपेक जनरेट हो जाए चाइना के तौर पे। तो इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेकर आई उसी को ई व्हीकल पॉलिसी कहते हैं। अब उस ई व्हीकल पॉलिसी के क्या क्या शुरुआती रूल्स थे या फिर फायदे थे जो जनता को देने थे, जिससे ई व्हीकल को प्रमोट किया जा सके। तो उसमें काफी सारे फायदे थे, जैसे कि 50,000 रुपए तक की रिबेट उसमें दी गई थी। जो भी व्हीकल आप खरीदोगे उसमें 50,000 रुपए तक की मैक्सिमम रिबेट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लोन पर जो इंटरेस्ट रेट लगे वो काफी कम आएगा और कर्ज मिलने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं जो 80C के अंदर छूट लेते हैं उसके अंदर भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट उस व्यक्ति को मिलेगी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेगा। अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि कम से कम टोटल व्हीकल्स में 15% तक की हिस्सेदारी तो ई व्हीकल्स की हो। जो नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2030 तक हम 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल कर देंगे, उसको साइड में भी रख दें तो एटलीस्ट 15% व्हीकल्स तो इलेक्ट्रिकल हो ताकि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस किया जा सके। अब सरकार जो चाहती थी ई व्हीकल पर एटलीस्ट इतनी छूट देना चाहती थी कि ताकि ई व्हीकल जो है उस रेंज के अंदर आ जाए, उस रेट के ऊपर आ जाए जो फॉसिल फ्यूल्स वाले व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर। तो क्रॉस सब्सिडी के बारे में भी सोचा गया कि क्यों ना फॉसिल फ्यूल से टैक्स रेट वगैरह बढ़ा करके और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर उसको ऐसे सब्सिडी की तरह दे दिया जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से सोचे गए और आम जनता को फायदा देने की कोशिश की गई ताकि आम जनता का जो ध्यान है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा सके। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बेसिकली क्या होता है, अब आप कहीं सपोज करो कि आपके सामने से कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल जा रहा है, आप उसको कैसे पहचानोगे? ठीक है, आप उसके ऊपर ग्रीन पट्टी देख सकते हो। जैसे होता है ना कि टूरिस्ट होते हैं तो टूरिस्ट जो कार होती है, टूरिस्ट की जो व्हीकल्स होते हैं वो येलो कलर की पट्टी होती है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उनके ऊपर जो नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और दूसरा तरीका ये है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उसमें साइलेंसर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ही नहीं होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ही नहीं होगा, जो किसी प्रकार का कार्बन मोनोऑक्साइड किसी प्रकार की गैस ही जनरेट नहीं होगी, तो उसको साइलेंसर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो साइलेंसर लेस होते हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं। कई बार आपने ई रिक्शा के आसपास आवाज सुनी होगी, तो वो आवाज साइलेंसर की या उसके इंजन की ना होकर के जो मोटर रोटेट करती है उसमें जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन की आवाज होती है, ना कि इंजन की, ठीक है।
तो पेट्रोल पंप की जगह पे क्या आ जाएंगे, जब पेट्रोल पंप जो फॉसिल फ्यूल्स के पेट्रोल पंप होते हैं उसकी जगह चार्जेबल स्टेशन आ जाएंगे। अब बैटरीज को जो चार्ज करने के लिए जो स्टेशन चाहते हैं चलाए जाते हैं, वहां पे एक चार्जिंग स्टेशन पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा चार्जर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के काम में आता है। अब वो दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बूस्ट के ऊपर और एक होता है फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर चार्जिंग बैटरी करता है। फ्लोटिंग में थोड़ी कम वोल्टेज और स्पीड स्लो के अंदर चार्ज होता है, और फास्ट जो चार्ज होता है वो बूस्ट के ऊपर होता है। जो बैटरी फास्ट चार्जिंग है वो बूस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी। और चार्जर जनरली जो होते हैं वो इस तरीके से रेंज में आते हैं, जैसे 200 एम्पियर आवर्स हो गया, 300 एम्पियर आवर हो गया। इसका मीनिंग होता है 200 एम्पियर आवर का मीनिंग होगा कि यदि मान लो किसी बैटरी को 10 एम्पियर तक अपन उसको चार्ज करें तो वो जो बैटरी सेटअप है आपका वो लगभग 20 घंटे तक आपका काम कर पाएगा। तो 200 एम्पियर आवर इसके अंदर आपके जनरली जो सेटअप होता है वो मिलेगा आपको, इस तरीके इस रेंज के अंदर मिलेगा आपको। तो जो गाड़ियां सड़कों पे दिखेगी उसमें धुआं भी नहीं होगा, इस प्रकार के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में प्रदूषण की तो बात ही नहीं होगी। तो इसी सपने को साकार करने के लिए जो कार कंपनियां और गवर्नमेंट है वो जुटी हुई है, ताकि सड़कों पे से इस तरीके जो पोल्यूटेड व्हीकल्स उसको हटाया जा सके। अब इलेक्ट्रिक कार की बात करें, गैसोलीन आप जानते हो गैसोलीन क्या होता है, वही फॉसिल फ्यूल्स होता है, उसके कंपैरिजन में 80% ज्यादा एफिशिएंट होती है। और इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो पूरी तरह से ग्रीन कॉन्सेप्ट होती है। हालांकि इसमें भी कई डाउट्स रहते हैं कि क्या जो कारें होती हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं पूरी तरह ग्रीन होते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक कारें जो होती हैं वो पूरी तरह ग्रीन तभी होगी जब उसके अंदर जो बिजली यूज में ली जा रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर के कॉन्सेप्ट पे बनाई जा रही हो। अब जैसे सपोज करो कि पेट्रोल डीजल के माध्यम से कोई प्लांट चल रहा है जिसके अंदर कोई गैस यूज में ली जा रही है, कोई एलपीजी गैस यूज में ली जा रही है, फिर या अपन कह सकते हैं कि जैसे थर्मल पावर प्लांट है या फिर कोई ऐसा प्लांट है जिसका कोल बेस्ड है, तो वहां पे ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अपन व्हीकल चला रहे हैं। तो बात तो वही हो गई, कान को आप इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रिक कार है उनको ग्रीन कार हम तभी कहेंगे जब वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के माध्यम से जो है चार्ज हो रही हो। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके की जो इलेक्ट्रिक कार होती है वो नहीं छोड़ती, हमें सभी को पता है। और यदि ये इस तरीके से सफल हो जाती तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण में अप्रत्याशित तौर पे गिरावट आएगी। ये देखो एक कार को चार्ज करते हुए बताया गया है। ये कोई टेस्ला की कार नहीं है, ये कोई टाटा की नेक्सॉन कार नहीं है। ये जो है दूर से हम कह सकते हैं कि वोल्वो की कार हो सकती है, लेकिन ये है कि एक फनी चीज है कि वोल्वो की कार है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए कि इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जानना। अब आते हैं कि इस कार के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक कार का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक कार का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। जैसे एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है किसी भी कार का सबसे महंगा पार्ट होता है, उसका हार्ट होता है, उसी प्रकार से लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो किसी भी कार के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महंगी और उसका हार्ट की तरह काम आने वाली कंपोनेंट होता है। और लिथियम आयन बैटरी जो होता है एक बार चार्ज करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम उसको चार्ज किया जा सकता है। और इस बैटरी को अनावश्यक होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणाग्र से धनाग्र की तरफ चलते हैं। अनावश्यक का मतलब है डिस्चार्ज होते टाइम पे, जब उसको लोड पे लिया गया, जब उसको कार को चलाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं अनावश्यक होना। और चार्जिंग आवेशित होने का तात्पर्य होता है जब हम उस बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। तो जो लिथियम आयन होता है वो ऋणाग्र से धनाग्र की तरफ चलता है जब उसको लोड के ऊपर लिया जा रहा होता है। और जब चार्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है तो जो लिथियम आयन होता है वो धनाग्र से ऋणाग्र के ऊपर जाकर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने इस तरीके की बैटरी काफी जगह देखी होगी। जैसे आपके सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं तो मोबाइल फोन में जो बैटरी यूज में आती है वो लिथियम आयन बैटरीज ही होती है। काफी छोटी होती है, काफी कॉम्पैक्ट होती है और उसके अंतर्गत जो महंगी भी होती है लिथियम आयन बैटरीज होती है, क्योंकि काफी कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के पास में ही लिथियम के रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे कि ट्रायंगल ऑफ लिथियम बोला जाता है, वो बोला जाता है अर्जेंटीना को। और इसके अलावा लैटिन अमेरिका की जो अदर कंट्रीज है तो वो पूरा सर्कल बनता है बिल्कुल लैटिन अमेरिका के अंतर्गत। भारत का इसमें स्थान नहीं है। भारत में लिथियम के बहुत ही कम रिसोर्सेज मिले हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कुछ आपने सुना होगा न्यूज के अंदर कि कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट, जो अपन मैसूर की तरफ जाते हैं तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट बीच में पड़ता है, वहां पे लिथियम के लगभग 16,000 टन के भंडार मिले हैं, जो हालांकि काफी कम है चाइनीज कंपैरिजन में या फिर लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में काफी कम है।
तो अपन बात करें लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में जैसे अर्जेंटीना में लिथियम के अच्छे खासे भंडार, पेरू में अच्छे खासे भंडार है। इसके अलावा जो ऊपर की तरफ जो पड़ता है एरिया जो लैटिन अमेरिका में पड़ता है वहाँ पे अच्छे खासे इसके लिथियम के भंडार हैं। भारत की भी कई कंपनियां वहाँ पे माइनिंग कर रही है और चाइना की भी वहाँ पे अच्छी खासी उस रिसोर्स पे नजर है। ये देखिए ये लिथियम आयन बैटरी है, ये फ्यूजन फिल्म के कॉन्सेप्ट के अंदर लिथियम आयन बैटरी जो आप लोग हमेशा फोन में यूज में करते होंगे, इस तरीके की बैटरीज का यूज। तो वो बैटरीज जो कार में काम आती है वो भी काफी हद तक ऐसी ही होती हैं, लेकिन उसका साइज अलग होता है। ये जो फ्लैट है और वो जो कार में अंदर यूज में ली जाती है वो रोल शेप में ली जाती है। हम आगे देखें किस तरीके रोल शेप में होती है और किस तरीके से उनको कनेक्ट किया जाता है और कैसे कार में यूज में उसको लिया जाता है। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट है ये सब आप अपन इसमें देखेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक के बीच के अंदर ही आयंस का प्रभाव होता है। जब उसको लोड के ऊपर लिया जाता है, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो जो आयन होते हैं वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चलते हैं, और जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो जो इसके जो आयंस होते हैं वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बैटरी के ऊपर जैसे आप सभी लोगों को पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे आप डीसी बैटरीज की बात करेंगे तो बैटरीज जो होती है हमेशा डीसी ही फॉर्म में होती है, क्योंकि एनर्जी को आप एसी की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हो, इसलिए बैटरीज को डीसी की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और जो आयन होता है इन इलेक्ट्रोडों के मध्य प्रभाव होता है, करंट उत्पन्न जो होता है इनके बीच में होती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड किस तरीके के लिए जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोड ऐसी चीज होती है जो किसी भी बैटरी में सबसे ज्यादा खराब होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो खराब होने वाले कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोड ही होते हैं। बाकी यदि मान लो उसके अंदर जो अपघटक होता है वो खराब हो रहा है तो अपन डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड यदि खराब हो जाता है तो बैटरी को उस पर्टिकुलर सेल को रिप्लेस करना ही एकमात्र समाधान हो जाता है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का चुनाव करना बहुत एक इंपॉर्टेंट बैटरी के अंदर कॉन्सेप्ट होता है। उसी के आधार पर इन बैटरी को डिवाइडेशन किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे मान लो लिथियम आयन बैटरी हो गई, या निकल सेल वाली बैटरी हो गई, या फिर लेड एसिड वाली बैटरी हो गई। तो इन सारी बैटरीज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब केवल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड इन चीजों के आधार पर इनमें डिफरेंशिएशन आता है, इनमें डिफरेंशिएट आता है। अब एक बैटरी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नकारात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड होता है उससे कैथोड की तरफ से पॉजिटिव की ओर प्रभावित होती है जब वो लोड के ऊपर होती है, और जब उसको चार्ज किया जाता है बैटरी को तो इसका जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। तो एनोड में कुल मिला के इस तरीके से सामग्री से बनाया जाना चाहिए, इस तरीके के मटेरियल से बनाया जाना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करे, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हो, इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हो। और जो कैथोड होता है वो इसका उल्टा होना चाहिए कि वहां पे होल्स होने चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे, इलेक्ट्रॉन को ले। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोड्स का चुनाव किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके का होना चाहिए कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको पॉसिबल बना पाए। ठीक है, तो लिथियम में एक अच्छा खासा गुण होता है कि वो इलेक्ट्रोड के अंदर जो कमी होती है उसको पूरा कर सकती है, दैट्स मीन वो इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह कर सकती है। और कैथोड होता है वो जनरली लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बनाया जाता है। ये देखो, ये नॉर्मली एक लिथियम आयन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसको बताया गया है। इसी तरीके के लिथियम जो सेल्स होते हैं वो कार वाली बैटरीज में काम में आते हैं। इसमें आप जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पर यूज में लिया जाता है, और जो बाहर जो होल है इसका यूज होता है कैथोड की तरह यूज करना। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो यहाँ आके इकट्ठा होते हैं, और जो ये गोला सा आप देख रहे हो व्हाइट कलर में, ये इससे आपकी बैटरीज में कनेक्ट की जाती है ताकि एनोड और कैथोड बने और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो होना चालू हो जाए। तो जब सभी बैटरीज जो होती है उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि अच्छा खासा जो 12 वोल्ट की बैटरी जो बना करके कार में लगाई जाती है तो उसमें अच्छा खासा करंट उसमें फ्लो होता है। पावर के माध्यम से करंट जो मोटर होती है वो चलती है, और वो मोटर जो रोटेट करती है उसके माध्यम से आपकी बैटरी चलना चालू हो जाती है। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है लिथियम आयन बैटरी का, जिसके अंदर देखो आप कैथोड दिखाया गया, एनोड दिखाया गया, एनोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो कैथोड के ऊपर जमा होना चालू हो जाते हैं। बीच में इलेक्ट्रोलाइट दिखाया गया ताकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट दिखाया गया है। तो कई बार ये इलेक्ट्रोलाइट सूख जाता है, कमजोर पड़ने लग जाता है, उसी स्थिति के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल के जैसा लीड एसिड बैटरी में करते थे उस तरीके से किया, लेड एसिड बैटरी में किया जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यहाँ पे हम पानी डिस्टिल्ड वाटर ना मिला करके इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज किया जाता है। और हम जानते हैं कि ये सॉलिड स्टेट बैटरीज है, कोई लिक्विड नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी हम जो यूज में लेते हैं वो बेसिकली पोरस सेप्टर, आप बीच में देखते हो पोरस सेपरेटर है ताकि इसमें जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो ना बन पाए। इलेक्ट्रोलाइट बीच में यूज में लिया है, कैथोड एनोड दिख ही रहा है। और ये टोटल बना करके इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट लिथियम आयन बैटरी का होता है।
तो आप इसको ध्यान रखना कई कंपटीशन एग्जाम्स में और जो आज वर्तमान में पूछ सकते हैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में। अब क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम लिथियम बैटरी यदि मान लो अपनाते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भारत हर साल लगभग 7 से 7.5 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, अमेरिका से, रशिया से और अदर कंट्रीज से। तो उसको काफी हद तक कम किया जा सकेगा जब हम इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिफाइड इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। प्रदूषण में अच्छा वाले कमी आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एग्जांपल है दिल्ली, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की हुई है कि ये बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह बन चुका है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह दिखा रही है कि तेजी से टेम्परेचर वहां पे बढ़ता है। तो वहां पे यदि सपोज करो कि इलेक्ट्रिफाइड कन्वर्ट किया जा सके तो हम कह सकते हैं प्रदूषण में कमी आएगी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, इसमें एक डाउट भी दिया गया कि भाई आपने ठीक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिए, लेकिन मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इलेक्ट्रिक यूज में ले रहे हो वो कोयल बेस्ड है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो ग्रीन एनर्जी है, वो ग्रीन कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो तो आपने कान इधर से पकड़ने की जगह ऊपर से पकड़ लिया है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी भी वहां पे होना जरूरी है, ताकि बैटरी को रिचार्ज है जो रिन्यूएबल कॉन्सेप्ट में किया जा सके। अब भारत के अंदर क्या होता है कि ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चर शाम के माध्यम से जो भारत में जो ये एक संस्था है, जिस हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है, जो इस तरीके के कंपोनेंट और इस तरह के बिजनेस का काम करता है, वो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। उसने एक आंकड़ा दिया है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल की तुलना में 2 से 2.5 गुना तक महंगे प्रेजेंट टाइम में। और 2018 में जो व्हीकल्स की कुल बिक्री हुई थी वो हुई थी 56,000 यूनिट। ज्यादा नहीं है ये, इतनी से तो ये मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी चाहे हीरो होंडा हो या होंडा हो या बजाज हो, उसकी मल्टीपल टाइम्स में है। लेकिन ठीक है, शुरुआत हुई है जैसी भी है। और 2017 में जो व्हीकल्स बिके थे उसकी तुलना में दुगनी है, तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि 28,000 के आसपास 2017 में बिके थे और 2018 में 56,000 यूनिट की बिक्री हो चुकी है। और टू व्हीलर्स की बिक्री की बात करें तो उसमें काफी अच्छी खासी 56,000 में से 54,800 यूनिट जो थी वो टू व्हीलर्स की थी। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में अभी गिरावट भी देखने को मिली है, तो ये एक नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, क्योंकि 2017 में 2000 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, तो 2018 में घट के वो मात्र 1200 यूनिट रह गई थी। तो इसके ऊपर भी सोचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा। आप थोड़ा वो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शाम के बारे में जान लेते हैं। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका जो ऑफिस है वो पड़ता है लोधी रोड, न्यू दिल्ली के ऊपर, कोर 4B 5th फ्लोर के ऊपर इसका ऑफिस वहां पे बना हुआ है। और ये एपेक्स नेशनल बॉडी है, जो व्हीकल्स और व्हीकल सेगमेंट के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंजन और जो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होती है वो जनरेट करती है और इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा देती है। और जो दिल्ली में जो ऑटो एक्सपो होता है, ठीक है, प्रगति मैदान में जनरली होता है, तो उसका जो शो को ऑर्गेनाइजर होता है वो शाम के माध्यम से किया जाता है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किया जाता है। ये शाम का लोगो है, बिल्डिंग द नेशंस रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका ध्येय वाक्य है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक कारों की टेक्निक क्या है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो इलेक्ट्रिक कारों में जो बैटरी लगती है वो आप ऑलरेडी काफी बार देख चुके हो, मोबाइल और लैपटॉप में जो बैटरी लगती है वो भी एक लिथियम आयन बैटरी होती है। उसी का ही थोड़ा अपग्रेडेड और थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन जो होता है वो इलेक्ट्रिक कारों में उसमें आता है। और BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिजली के सहयोग से बैटरी में एनर्जी स्टोर की जाती है। पहले इस बैटरी को मोटर को चलाने के काम में ले जाता है, मोटर रोटेट करती है और आपके पहिए रोटेट हो जाए। अब इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी आए, जैसे पावर ट्रेन का कॉन्सेप्ट आया। पावर ट्रेन क्या होता है, एक लंबा सा, जैसे पहले इंडक्शन जो अपना इंटरनल कंबशन इंजन चलते थे, अपने जो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड जो व्हीकल चलते हैं, आज भी चलते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उसमें हमने नीचे एक रोटर सा देखा हो जो रोटेट करता रहता है, एक लंबा सा रोटेट करता रहता है, एक मूवेबल पार्ट होता है। तो वो मूवेबल पार्ट क्या होता था, बेसिकली वो जो मूवेबल पार्ट होता था, काम जो करता था वो बेसिकली काम करता था, जो उसको रोटेट करवाता था, किसको, वो रोटेट करवाता था आपके जो संपूर्ण जो टायर्स होते थे उनको रोटेट कराता था। अब उसी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं पावर ट्रेन कॉन्सेप्ट, जो आपके मोटर को रोटेट करवाता है। ठीक है, तो जब बैटरी कमजोर होने लगती है उसको चार्ज कर दिया जाता है और इसी प्रकार से मोटर को चलाया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये बैटरी का सेटअप है। ये आपकी जो बैटरी काम में आती है मोबाइल के अंदर उससे थोड़ा सा अलग है। और जो करंट जनरेट इसके अंदर होता है वो इस पिंक कलर टाइप का जो ये है, जो ये ऑरेंज कलर टाइप का जो वायर जा रहा है, इसके माध्यम से इस करंट को मोटर को चार्ज करने में यूज में लिया जाता है। तो सभी मोटर्स को पहले क्या किया जाता है, 1 by 1
समानांतर जोड़ दिया जाता है। समानांतर जो डिफरेंट डिफरेंट करंट आते हैं वो एक जगह होते हैं, और सभी जो वोल्टेज होती है समानांतर के अंदर जो वोल्टेज होती है वो सेम वोल्टेज की एक जगह पे जोड़ना पॉसिबल हो पाता है, और जो करंट आता है वो एकदम से एक स्टोर होके ज्यादा क्वांटिटी में आ पाता है। तो उस जो समानांतर क्रम की जो बैटरी जोड़ने के बाद जो करंट आया उसको बैटरी अपने जो मोटर होती है उसको फीडअप किया जाता है, मोटर रोटेट करती है और देन फिर वो टायर को रोटेट करवाती है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर कुछ अन्य चीजें भी होती हैं। जैसे हम कुछ और इसके बारे में पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो हाइब्रिड कार का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा कई बार, हाइब्रिड कार है। तो हाइब्रिड कार का मतलब ये होता है कि अभी वर्तमान में थोड़ी आशंका ग्रसित है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें बीच में ही रास्ते में हो जाए और हमारी बैटरी खत्म हो जाए और हम वहां पे कार को खींचने में लगे रहें। तो इसलिए क्या होता है कि पेट्रोल चलित जो उसमें इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो भी उसमें काम में लिए जाते हैं, और इलेक्ट्रिक के माध्यम से मोटर भी काम में ली जाती है। तो इस प्रकार का जब डबल ही कॉन्सेप्ट होता है जिसमें दोनों पर ही कार चलती है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड कार। और कई कारों के ऊपर क्या सोलर पैनल्स भी लगा दिए जाते हैं जो मोटर को लगातार जो आपकी बैटरी होती है उसको चार्ज करते रहते हैं, उस बैटरी के माध्यम से आपकी मोटर चलती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सोलर कार कहलाती है वो। हालांकि इतनी एनर्जी करना पॉसिबल नहीं है कि सोलर कार जब जब सूरज उगता रहेगा तब तक कार चलती रहेगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो कुछ परसेंटेज वो कंप्लीट कर देगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे 1 किलोवाट के सोलर पैनल से तो वो मुश्किल से 30% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, और ज्यादातर अपन बात करें इंडिया या फिर सॉर्दर्न कंट्रीज के ऊपर, जो इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज है वहां पर जो सोलर पैनल्स यूज में लिए जा रहे हैं वो मुश्किल से 19 से 20% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। मतलब 5 किलोवाट का यदि आपके सोलर पैनल से तो 1 किलोवाट से ज्यादा एट ए टाइम आउटपुट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और यदि 1 किलोवाट का आपका सोलर पैनल है तो वो 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स के अंदर 4 से 5 यूनिट से ज्यादा आपके करंट जनरेट नहीं हो पाएगा। पूरे दिन भर के अंदर जो यूनिट जनरेट होगी 4 से 5 यूनिट ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो एफिशिएंसी कम होती है नो डाउट, तो वो पूरे बैटरी को चालू नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोलर पैनल्स के माध्यम से कारों को लंबी दूरी पर चलाते रहे और उसके यूज में कंटिन्यूसली रहते रहे और हजारों किलोमीटर तक कार चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ आवश्यकताएं उसकी पूरी कर देगी सोलर पैनल्स। तो ये जो बैटरी पैक से ऊर्जा लेने वाली इसको बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन कहती है, और ये इसको बीईवी इसीलिए इसको बीईवी कहा जाता है, ठीक है। अब आती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेन कंपोनेंट कौन कौन से। देखो मोटर है, इसमें रिड्यूसर है, बैटरी है, ऑन बोर्ड चार्जर है, इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल यूनिट है। अब इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। मोटर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। जनरली जो मोटर यूज में ली जाती है वो इंडक्शन काइंड ऑफ मोटर यूज में ली जाती है। आजकल काफी सारे व्हीकल्स के अंदर सिंक्रोनस मोटर भी यूज में ली जाने लगी है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है स्पीड काफी फाइन होती है, एक्सेलरेशन अच्छा होता है और उसमें कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी हो पाती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज में ली जाने लगी है। रिड्यूसर जो कंपोनेंट होता है बेसिकली क्या होता है कि जो मोटर चलती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल एब्रप्टली होता है, एकदम से आपको लगेगा मोटर स्पीड भी दी। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, वो आवाज नहीं करती है। जैसे इंटरनल कंबशन इंजन होता है आवाज करती रहती है, हमें पता चल जाता है कि मोटर रुक चुकी है, आपकी मोटरसाइकिल रुक चुकी है, अब चल रही है, स्पीड बढ़ गई। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आप ये चीज पता नहीं कर सकते, एकदम से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप थोड़ा सा घबरा से जाओगे उसके अंदर, क्या हो क्या गया, घबरा गए हम तो बिल्कुल ही, क्या हुआ क्या। तो रिड्यूसर जो होता है इस प्रकार की स्थिति को रिड्यूस करता है। आजकल की सभी कारों में रिड्यूसर यूज में लिया जाने लगा है। बैटरी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिथियम आयन काइंड ऑफ बैटरी इसमें जनरली यूज में आ रही है। हालांकि और भी कई प्रकार की बैटरीज आ रही है। एल्यूमिनियम एयर बैटरी के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। एल्यूमिनियम एयर बैटरी भी मार्केट में आ चुकी है और उसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च वगैरह चल रहा है। ऑन बोर्ड चार्जर का मतलब होता है कि चार्जर जो लगा देना, ताकि जैसे कई बार होता है ना कि ब्रेक लगाते टाइम पे उसमें जो आपकी मोटर होती है वो एज ए जनरेटर की तरह काम में लग जाती है, तो डिस्चार्ज करने की जब उस टाइम पीरियड में ब्रेक लगाने वो चार्ज करने लग जाती है। और इसमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल यूनिट ली जाती है, ताकि उन सभी सामंजस्य बनाया जा सके इन सभी यूनिट्स के अंदर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए ये है बेसिकली आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो गोले में दिखा गया वो मोटर रिड्यूसर है जो करंट को कंट्रोल करता है ताकि उसमें एब्रप्टली चेंजेस नहीं आए आपके इंजन के अंदर। ये जो दिखा रखा है मोटर पावर का, ये पावर ट्रेन का ये एक पार्ट है। और रेजिस्टेंस पावर के तौर पे कि जैसे मान लो मोटर को रोकना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया है। कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जैसे आप किसी अभी प्रेजेंट में जो मोटर चल रहे हैं भारत स्टेज 4, 5, 6 जो आप जनरली सुनते हो, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है उसका इंजन का, अर्थात इंजन सबसे महंगा पार्ट होता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रेजेंट में जो सबसे महंगा पार्ट होता है वो होता है उसका बैटरी पैक। उसका रख रखाव कैसे करना है, किस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसकी वैल्यू डाउन होगी,
और उसके जो पुर्जे होते हैं, पुर्जे आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत लिमिटेड पुर्जे होते हैं, मुश्किल से 5 से 6 से ज्यादा उसमें रोटेशनल पार्ट नहीं होते हैं, तो उसको रोटेशन करने में और उसके जो मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो काफी लिमिटेड होते हैं एज कम्पेरेटिवली इंटरनल कंबशन इंजन की तुलना में। अब इलेक्ट्रिक कारों का महंगा होने का प्रमुख कारण क्या है? बैटरी का जो रॉ मटेरियल होता है, लिथियम होता है, कोबाल्ट होता है, वो बहुत ही लिमिटेड है, रायर अर्थ मटेरियल्स में से आता है कुछ ही कंट्रीज के पास में, इसलिए कारें भी महंगी पड़ रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनके भी रिप्लेसमेंट आएंगे, रेट्स कंट्रोल में आएगी, क्योंकि जैसे मोबाइल स्टार्टिंग में आए थे 2001-2 के अंदर, जब इंडिया फेमस बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आए थे, उस टाइम स्टार्टिंग में आए थे तो बड़े 40-50 हजार के बिल्कुल बेसिक फोन होते थे, जो आज 200, 300 रुपए, 400 रुपए मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर एब्रेटली इन व्हीकल्स के प्राइस में डाउन आएगा और हर व्यक्ति के रेंज में ये इस तरीके के व्हीकल्स आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रति किलोमीटर आप लागत की गणना करें तो आपको उसकी बैटरी में जो डिप्रिशिएशन होता है उसको भी आपको मौद्रिक मूल्य प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है बैटरी में जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के साइकिल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी का 10,000 होता है, किसी का 5,000 होता है, 7,000 होता है, इवन टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी है उसके भी लिमिटेड होते हैं। तो उसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से उसकी जो वैल्यूएशन है उसमें भी कमी आने लगती है, क्योंकि डिप्रिशिएशन कंटिन्यूसली होता है और एक पर्टिकुलर बाद में उसकी एफिशिएंसी में कमी आने लग जाती है हर चार्जिंग के बाद में। तो बैटरी जो होती है हर बार चार्ज करने के बाद में उसमें कमी आने लग जाती है। और लेकिन ऐसा नहीं होता कि बैटरी मान लो सपोज करो पूरी तरह डिस्चार्ज भी हो गई है, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह फ्यूज लेस हो गई है या फिर उसके अंदर पूरी तरह जो एनर्जी थी खत्म हो चुकी है, उसको वापस से रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आपने लेड एसिड में सुना होगा कि लेड एसिड में यूज में आने के बाद बैटरी को फेंका नहीं जाता था, बल्कि उसका जो लेड होता था वो निकाल लिया जाता था और उस लेड और शीशे का कहीं अन्यत्र बैटरी में यूज में कर लिया जाता था और उन पुरानी बैटरी को ठीक ठाक से दाम जो होते थे वो बैटरी का जो मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोवाइड करवा देता था। बैटरी होती है उसमें काफी सारे सेल्स लगे होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है। अब उसका सह भी ऐसा नहीं है कि डिप्रिसिएशन उसके समान चार्ज के अंदर होगा, उसमें हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सेल्स की बैटरी डाउन हो जाए। जैसे मान लो 12 वोल्ट की जनरली बैटरी होती है, तो 12 वोल्ट की जगह मान लो 11.7 हो जाए, 11.6 हो जाए, और अदर बैटरी जो ठीक ठाक से बैटरी आउटपुट देती रहे, 12 वोल्ट के आसपास का आउटपुट देती रहे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो पर्टिकुलर सेल्स हम उसको रिमूव कर देंगे, या तो उसको शॉर्ट सर्किटेड कर सकते हैं वायर के माध्यम से, शॉर्ट सर्किटेड करके हम डायरेक्ट यूज में लेके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उस बैटरी को रिमूव करके हम बाकी की बैटरी को चाहे तो उस पर्टिकुलर सेल्स को लगा सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत रिडक्शन पावर से भी बैटरी आपकी मोटर को रोटेट करवा देगी। तो काफी सारे यूजेज हैं, काफी सारे वाहन जो व्हीकल होता है उसकी रेंज जो होती है वो काफी इन सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब क्या बैटरी से ऐसा समस्या आ रही, क्यों इतना फेमस नहीं हो पा रही है व्हीकल्स, क्या इसकी दिक्कत है, वो अब करके हम चर्चा कर लेते हैं। तो बैटरी का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है बैटरियां भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम सेल्स है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत रायर मटेरियल होता है, सभी कंट्रीज के पास में नहीं, इसलिए बहुत महंगी पड़ती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको एक्सचेंज करना जरूरी हो जाता है, तो व्हीकल्स आपका यूजलेस हो जाता है जब इसकी पूरी तरह क्षमता इसमें कम होने लग जाती है। और नेक्स्ट जो रीजन है बैटरी के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल फेमस नहीं हो, वो एक चार्जिंग कॉन्सेप्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही कम है इंडिया जैसी कंट्रीज में। अब ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो डिमांड करते हैं कि चार्जर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए, और चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं वो लोगों की डिमांड रहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सफिशिएंट जब बढ़ जाएंगे तो चार्जर अपने आप सेटअप बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा पहला है, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में चल रहा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि चार्जर सेटअप किया जाए, और चार्जर सेटअप करने से पहले जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सफिशिएंट डिमांड इंडिया में हो। तो ये बड़ा अजीब सी कंडीशन बन चुकी है इंडिया में। चार्जिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब आप किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो, वहां पे व्हीकल्स को आप रिफिल करते हो तो मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में कम से कम फास्टेस्ट चार्जर से भी एटलीस्ट 20 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप कैपेसिटर चार्जर भी यूज में ले रहे हो तो भी आपको एटलीस्ट 15 मिनट के आसपास आपको यूज में लेने ही होंगे। तो ऐसे केस में आप क्या करो, इतना टाइम लग रहा है, और मान लो कोई इमरजेंसी हो किसी प्रकार की तो आप तो रुक ही नहीं सकते। कोई मान लो वैन के अंदर जा रहे हो या फिर किसी एम्बुलेंस में जा रहे हो, तो उस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है इतना वेट करना और इन सब चीजों के बारे में सोचना। तो ये कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं आ रही है भी इस सब चीजों में। और नेक्स्ट है कि लिथियम के जो भंडार मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के पास में ही है, चाइना हो गया, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, बाकी अगर देश क्या करेंगे तो उसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ही लिथियम के भंडारों के साथ साथ कुछ इस तरीके के रिप्लेसेबल मटेरियल उनका भी यूज में आना जरूरी है, ताकि इस तरीके की दिक्कत नहीं हो।
अब देखो, विश्व में जो टोटल लिथियम भंडार पाया जाता है उसका 65% जो बोलीविया और चिली में स्थित है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 60% ज्ञात कोबाल्ट का कांगो में स्थित है। अब भारत भी इन सब चीज जगह कंट्रीज के अंदर कोलैबोरेशन कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, ताकि इन जगहों के ऊपर चीन का कब्जा न हो जाए। अब सफिशिएंट लिथियम कोबाल्ट के भंडार नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इनके प्राइस ज्यादा ही रहेंगे, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इनके प्राइसेस ज्यादा ही हैं बने हुए हैं। अब भारत की समस्या दूसरी है, भारत किसी स्थिति में नहीं चाहता कि जो ओपेक कंट्रीज के कारण भारत की विदेश नीति हमेशा दबाव में रही है, तो वो नई जो ओपेक कंट्रीज वाला दर्जा है वो चाइना को मिले और चाइना के ऊपर भारत किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट हो। तो भारत की ये भी समस्या है। अब एक सिंपल सा एक अपन उदाहरण ले, एक आंकड़े देखें तो भारत में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है तो उसके 90% पूरे जो आयात होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, चाइना से होते हैं। और इलेक्ट्रिक और अन्य वाहनों की बात करें तो वो भी लगभग 70% से इससे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति होगी भारत के लिए, भारत न चाहते हुए भी इन कंपोनेंट्स का आयात जो है वो इन कंट्री से कर रहा है। अब क्या फ्यूचर की संभावना है? सबसे पहले तो चार्जिंग तंत्र सेटअप करो भाई, चार्जिंग तंत्र सेटअप होगा तो कुछ डिमांड निकलेगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। अब आवश्यक जो धातुएं मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हूँ, लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनकी निर्बाध आपूर्ति करना आवश्यक होता है। अब कोबाल्ट, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कोबाल्ट काम क्या होता है? क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स होते हैं जिनमें बैटरी यूज में आती है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। जैसे आपने कभी लैपटॉप पे काम किया तो लैपटॉप नीचे से तेजी से गर्म होने लग जाता है, तो वो जो तेजी से गर्म होता है उसको शांत करने के लिए, उसको कूल करने के लिए कोबाल्ट धातु का उपयोग लिथियम के साथ किया जाता है, वरना आपकी बैटरी एक्सप्लोड हो जाएगी यदि कोबाल्ट की मात्रा कम होगी। तो कभी बार आपने सुना होगा कि मोबाइल की बैटरी फट गई है, लैपटॉप की बैटरी फट गई, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कोबाल्ट की मात्रा कम थी भाई उन बैटरीज में। कोबाल्ट की मात्रा सफिशिएंट रखना भी बहुत जरूरी है। तो कोबाल्ट भी एक इंपॉर्टेंट धातु है लिथियम के साथ साथ, जो इन बैटरीज में यूज में लिया जाता है। बैटरी स्वैपिंग कॉन्सेप्ट भी अभी फॉरेन में चल रहा है, जिसमें बैटरी को पूरी तरह निकाल लो और फिर दूसरी बैटरी डाल दो और जैसे ही डिस्चार्ज हो फिर बैटरी को चेंज कर लो। जैसे सिलेंडर कॉन्सेप्ट में होता है एलपीजी के अंदर, जैसे गैस खत्म हुई अपन पुराना वाला सिलेंडर देते हैं, नए सिलेंडर ले लेते हैं। इसी प्रकार से बैटरी में यदि मान लो डिस्चार्ज होती है, किसी भी टाइम पे बैटरी दी, लगाया, न्यू लगाई और विद इन मिनट्स के अंदर वो तैयार हो जाएगी चलने के लिए। तो एक ये भी संभावना बनती है, इस तरीके से किया जा सकता है। उन्नत बैटरी तकनीक में शोध और विकास भी आपको यूज में लिया जा सकता है। फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट में बढ़ाना पड़ेगा। अब फ्यूल सेल के बारे में हम किसी और वीडियो के बारे में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। फ्यूल सेल कॉन्सेप्ट बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये सब कुछ था आज के इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट के अंदर, इलेक्ट्रिक बैटरीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके बैटरी से रिलेटेड क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्लियर हो गए। भारत में क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सियाम कौन है, क्या करता है, क्या चीजें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया तो आप उसको जरूर सही कर देंगे इससे रिलेटेड, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपकी अवेयरनेस बढ़ी होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि अवेयरनेस बढ़ाना। जो टेक्निकल जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हमारे आसपास घटित हो रही है उसके बारे में जो उद्देश्य हमारा मेन है वो उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो के बारे में सब कुछ। जल्दी हम फिर हाजिर होंगे एक और इम्पोर्टेंट किसी टॉपिक के ऊपर लेकर के आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहे। और घंटी के आइकन पे दबा दीजिए यदि आपको पसंद आया वो वीडियो, ताकि कोई भी अपडेट हो हमारे से रिलेटेड, कोई वीडियो से रिलेटेड, तो उसकी सूचना आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक हमारे